दोस्तों कैसे हो। आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th NIOS बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीजों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूं, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है सब्जेक्ट डालता ही रहता हूं समय समय पे। तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जन कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो को उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th CBSE के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है NIOS बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है BA पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है MA के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिंग लिंक्स। फ्रेंड, हियर इज द कनेक्टिंग लिंक्स। द एनिमल्स आर प्लांट्स which is a possess a character of two different groups of organism are known as a connected link. There are two different groups of organism are connected links. The connecting links establish of continuity in the series of organisms by the providings that one group has evolved from the other. A good example is that of fossil birds. Archaeopteryx is important animal in the connected link. Archaeopteryx is the which was a connected link between the reptile and bird. This bird had a beak and with the teeth and the long tail with a bone like a lizard. It had features on the wings and on their body like the birds. The evidence from embryology. Embryology is the study of development on organism. The aspect of embryology which support the doctrine of organic evolution are the similar stage of earlier development, merula, blastula, and gastrula. In all there is animals. The embryos of all vertebrae are similar in the shape and structure in their earlier stage. This resemblance is so close that it is difficult to tell them apart or given figure. All the vertebrae started their life from a single cell, the zygote. All of them during their life history passed through the 2-layered blastula and 3 layers of gastrula stage, and their thought fish-like stage with the gills slit. All the different aspects of embryology strongly support the fact that different classes of bacteria had a common ancestor. The evidence for paleontology. Paleontology is a study of the fossils.
Fossils are the remain are trace of the animals and plant life on the past, found embedded in the rock, either is petrified, their hard part over molded crystal and tracks. There is a fossil of the earliest era in the geological time scale, where those of bacteria, then to invertebrate, and then to successively of the fishes, amphibians, reptiles, and lastly of birds and mammals. And among any mammals is promoted to fossil of humans are the most recent. Here show the structure of different kind of animal of embryonic stage. The one make a fish and other a different kind of animal. Last is the mammals, means humans structure. The discovery of fossil of the horse, elephant and camels and human provide their a central history. The number of toes are decreasing from to greater speed, size gradually increasing and teeth adopted to the eat grass. Here show there different kind of animals are a development and evolution for the era. The 4th point is molecular evidence of evolution. Friend, here is some point. All organisms have a cell as the basic unit of life. The cells is made of biomolecules common to all organisms. The ribosomes, the cellular organelles are a universal occurrence in the organism, and DNA is the hereditary materials of all organisms except for some viruses. ATP, adenine triphosphate, is their molecules which is storage and release energy for a biological process. The sum 22 amino acids from the constituent of protein of almost all organisms. The genetical code is a universal conception, are there very few. There is center dogma which will deal with the transfer of genetic information in the cell in the same. The basic step of transcriptions and translation for the protein synthesis are similar in all organisms. The sequence of nucleotides such as that for the parameter genes TT box is common to all organisms. However, organisms sharing some chemical characteristics and show the closer evolutionary relationship. For example, human blood protein are most similar to those of their chimpanzees. Among all the apes, are they only a plant or some algae have a chlorophyll, so they are more closely related. Similarly, in the chemical constant of vitamin to the organism in the term of molecular homologous and biologically homologous, and their use in a recently time to be establish evolutionary relation and form the basis of systematics. दोस्तों, हमारे जो एवोल्यूशन जो हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था कोऑर्डिनेटेड लिंक्स जो थी संयोजी कड़ियाँ थी, वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एवोल्यूशन यानी जो है विकास के रूप में। कहते हैं जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जो है जीवों के जो है अभिलक्षण होते हैं उन्हें संयोजी कड़ी कहा जाता है। देखिए दोस्तों, इसका डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आया हो तो सिंपली बात आप याद रखना कि जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जीवों के अभिलक्षण होते हैं उन्हें हम संयोजन कड़ियाँ कहा जाता है। संयोजन कड़ियों से यह प्रमाणित हो जाती है कि जीवों के एक समूह का विकास दूसरे समूह से हुआ है। देखिए, कोई भी चीज़ का जो है एक समूह से दूसरे समूह से विकास हुआ है तो ये बात आपके समक्ष आ जाती है। यही बात जीवों की श्रृंखला में एक निरंतरता स्थापित भी करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है जीवाश्म पक्षी। आर्कोप्टेरियस जीव जो है एक संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न सरीसृप यानी जो है सांपों एवं पक्षियों वर्ग के बीच का एक संयोजन कड़ी है। इस पक्षी को जो है दंत युक्त चोंच भी थी और एक छिपकली की भांति लंबी अपयुक्त जो है पूंछ और इसके पंख भी पक्षियों की भांति थी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है भौणिकीय यानी भ्रूण विज्ञान से प्राप्त प्रमाण यानी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि जब जीवन की जो उत्पत्ति होती है, जब जायगोट बनता है,
जब बच्चे का विकास होता है तो उस समय अगर आप स्टेज सभी जीवों को देखिएगा तो सामान्य ही दिखाई देगा। जैसे मैं चित्र में भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको जो है डेफिनेट कैसे किया जा सकता है, यानी भ्रूण विज्ञान जीव के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो है यही एक पहलू इंपॉर्टेंट माना गया था। कहते हैं सभी जीवों में आरंभिक परिवर्तन की सामान्य अवस्था जो होती है, आपको जो है मेडुला हो या ब्लास्टुला हो या जो है ग्लस्टुला पाई जाती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है सामान्य पाई जाती है। सभी कोशिकीय भ्रूण में जो आरंभिक अवस्था में जो है आकृति व संरचना के रूप में सामान्य पाया जाना एक आम सी बात है। यह समानता इतनी अधिक होती है कि इनमें भेद करना स्टार्टिंग स्टेज में बहुत कठिन होता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें साफ प्रदर्शित हो रखा है कि पहला स्टेज से आप जो है संभवतः ये नहीं बता पाओगे कि किस जीव का जो है एम्ब्रॉयस यहाँ पर बना है। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है और ये एवोल्यूशन के कड़ी के लिए जो है इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। तो आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि पहला स्टेज में कौन कौन से जीव जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं जितने भी कोशिका जो अपनी जीव एकल कोशिका युग्म से आरंभ करते हैं। देखिए कोई भी जो होता है ना अपने जाइगोट से ही आरंभ करता है। तो ये सभी जीवों की खासियत होती है कि सब के सब जो है जाइगोट से ही अपना जीवन का जो है स्टार्टिंग करता है, यानी एकल कोशिका वन सेलुलर से बनना स्टार्ट होता है। अपने जीवन इतिहास में भी सभी द्विस्तरीय ब्लास्टुला और त्रिस्तरीय ग्लस्टुला होती है अवस्थाओं पर फिर मछली के सामान्य क्लोम छिद्र गिल्स गल्फेरे की स्थिति से गुजरते हैं, यानी सब में जो होता है गल्फेरे होते हैं। भ्रूण विज्ञान के सभी विभिन्न पहलू इस तथ्य का प्रबल समर्थन भी करते हैं कि विभिन्न वर्गों के कशुक प्राणी एक जो है सर्वनिर्मित पूर्वज से ही उनका विकास हुआ है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है जीव सम्मुख यानी जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त कुछ प्रमाण। कहते हैं जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन है। देखिए जीवाश्म विज्ञान जो होता है जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स के जो होते हैं अध्ययन होते हैं फॉसिल्स के। जीवाश्म भूतकाल के तंतु और पादप जीवों के अवशेष हैं जो कि चट्टानों में तो आंतरिक स्थापित हुए पाए जाते हैं। सांचे में ढली बनावट अथवा चिन्ह के रूप में भी जो है अस्थीभूत पाए जाते हैं। इसको जो होता है आपको पता है दोस्तों कि बहुत साल पहले जीव जंतु जो थे धरती में दब गए थे। जब हमें जो है इनका अवशेष मिला, तो अवशेष से जो है हम इनके बारे में कुछ कल्पना निर्धारित किया, उस कल्पना को ही हमने आगे भी बढ़ाया। कहते हैं भूविज्ञानिक समय माप में आदिम युग के जीवाश्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के हैं। इसके बाद जो है कशेरुकी जीवों के और उसके बाद क्रमशः जो है एम्फीबियो या मछलियाँ हों जो सांप की कैटेगरी वाले हों, उसके बाद पक्षी और उसके बाद जो है स्तनधारी। यानी आप कह सकते हो कि जो स्पीसीज हो या आपका एम्फीबियंस हो या रेप्टाइल हो या बर्ड्स हो या आपके मेमल्स हो, सबके मिलते जुलते रहते हैं। स्तनधारियों में भी सामान्य मानववादी जीवाश्म भी मिले हैं जो हमारे स्तनधारी यानी मेमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इसका जो है घोड़ा, हाथी, ऊंट और मानव के अब तक के प्राप्त जीवाश्मों से उनके पूर्वजों के इतिहास का पता चला है। अधिक तीव्र गति के लिए जो है पदा अंगुलियों की संख्या घटी और उससे क्रमशः इसका जो आकार बढ़ा और दांत जो है घास खाने के लिए अनुकूल होते चला गया। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि पहले किस कैटेगरी थे और कैसे कैसे जो है इनमें जो है चेंजेस आया। इक्वल्स में थे, फिर मेरी हिप्पस में गए, मीसो हिप्पस में गए, फिर यो हिप्पस में कन्वर्ट हो गए। तो यही जो है कुछ चरण जो है एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है विकास के आणविक प्रमाण। देखिए दोस्तों विकास के आणविक प्रमाण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपको ये बात शायद याद भी हो कि सभी प्राणियों में कोशिकाएं जीव की मूलभूत इकाई होती है। आपको पता है ना सभी जीव जो है कोशिकाओं से बनी होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रमाणित करने के लिए। कोशिका जो होते हैं जैव अणुओं से निर्मित होती है जो कि सभी प्राणियों में सम्मिलित होती है। यानी सभी प्राणी जो होते हैं जैव अणुओं से ही निर्मित होती है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी समझ है। उसके बाद दूसरी बात आती है राइबोसोम की बात। कहते हैं राइबोसोम कोशिका अंग सभी जीवों में पाई जाती है जो दूसरा प्रमाणित करती है। उसके पश्चात जो है डीएनए स्ट्रक्चर। कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर जो है सभी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ है केवल कुछ विषाणुओं को छोड़कर, यानी कुछ विषाणु जो होते हैं डीएनए से नहीं बने होते हैं, अदरवाइज जितने भी हैं सब डीएनए से ही बने होते हैं। उसके बाद इम्पोर्टेंट आता है एटीपी की।
दोस्तों आपको पता है कि एटीपी के बारे में भी पढ़ा होगा। एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है, जहाँ पर जो होती है जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा संग्रहण करने का मोचन वाले अणु होते हैं, यानी ऊर्जा स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैक्सिमम सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों। ठीक है, कहते सभी जीवों में सामान्य 22 अमीनो अम्ल प्रोटीन के अवयव होते हैं, यानी 22 अमीनो अम्ल जो होते हैं सभी जीवों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जीव कोड सर्वाधिक होती है, यानी जो जीवों का जो कोड होती है, आनुवंशिकता होती है, वो सभी में पाई जाती है। उसके पश्चात जो होता है जीव संबंधित सूचना स्थानांतरण का केंद्रीय सिद्धांत सभी में सामान्य होते हैं, यानी जेनेटिकल ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि पौधा जैसा बनता है वैसे उसके दूसरे बीज भी उसी प्रकार के पौधे की उत्पत्ति करते हैं। उस जैसा घोड़ा होता है उसी तरह से उसके बच्चे होते हैं उसी करैक्टर से, इंसान के जैसे बच्चे होते हैं उसके बच्चे भी उसी करैक्टर से ही जन्म लेते हैं। तो सेम सिद्धांत जो है यहाँ पर सब जगह प्रस्तुत करता है। तो ये विकास के जो है कुछ हमारे समक्ष जो है आणविक जो है प्रमाण देते हैं। इक्का दुक्का और एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो है सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषित के लिए जो है प्रतिलेखन और स्थानांतरण के मूलभूत सोपान चरण पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम जैसे कि वर्धक प्रोमोटर्स जीव में होते हैं, यानी टाटा बॉक्स सभी जीवों में सार्वजनिक होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है जीवन के विकास के लिए, यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के लिए, या एवोल्यूशन की परिभाषा को जो है सही सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी मान्य भी रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। द वेरियस theories about their mechanism of evolution has been to the proposed. Some of them such a landmarks as a theory of inheritance of acquired characters and the various theory of mutations are known as the historical importance only. Darwin's as a theory of natural selection still the hold grounded, but was the modified with the progress in the genetics and developed into the modern synthetic theories, which is regarded as the most valid theory of evolution. Darwin's theories of natural selection. This theory is proposed by the English scientist Charles Darwin is 1809 and 1882, explaining the mechanism of evolution through their theory of natural selection. He is still regarded as the father of evolution because of two very significant contributions. He suggested first that all kinds of organisms are related through the ancestry, and second is he suggested a mechanism for evolution and named it the natural selection. According to the Darwin's, organisms produce more offspring and than can be survived because environmental resources are limited. There is in source through therefore the extensions in the organism with the advantage variations are protected and allowed to be reproduced, while there is a disadvantage variant and the eliminated from a nature. This is what was the term of natural selection by Darwin is the most important for exam view. Here, according to Darwin, when to the environment of changes, new adaptations get selected in a nature, and after many generations, sufficient characteristics will have been changed so as to be altered their species into a new one origin of species. Darwin talked about the variations, but did not be known about the source of variation. With the progress in genetics, the source of variation were discovered, and Darwin as a original theory of natural selection modified. This new theory was a term or new Darwin's model synthetic theory. According to this theory, the unit of evolution is a population which has its own genes pool. Genes pool is the group of all different genes of population. And secondly, heritables, genetical change appear in the individuality of populations. These heritable change or variations occur due to small mutation in these genes or in the chromosome and there are recombinations. And third is natural selection, selected the variation which help in the adapting to be the environment. And fourth is a change in the genetical constitutionally of population selected by the nature selection is responsible for
evolution of new species. Since through there is interaction of their variation and natural selection, more offspring with a favorable genetical change are born. This is called to a differential reproduction. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष बताया गया है विकास की प्रक्रिया, आखिर जो विकास की जो प्रक्रिया हुई है वो किस प्रकार हुई है, इस बात पे जो है बहुत से थ्योरी अपने अपने हैं, बट इसमें जो है डार्विनिस ने जो दिया था थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल था। कहते हैं एक डार्विनिस ने थ्योरी नहीं दिया था, बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अपना थ्योरी इसमें दिया था, बट जो है डार्विनिस का जो है ही सिलेक्शन को ही काफ़ी हद तक अप्रूवल मिला और यही आगे चल के जो है सिद्धांत भी बनी। कहते हैं विकास की प्रक्रिया के अनेक सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन यहाँ पर किया जा चुका है। उनमें से कुछ जैसे लेमार्क का, ठीक है, जिसमें बताया गया था अर्जित लक्षणों की जो अनिश्चितता के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसी तरह से जो है डी व्रिज का जो है परिवर्तन का सिद्धांत अब केवल ऐतिहासिक महत्व के रह गए हैं, यानी सिर्फ वो इतिहास में सिर्फ ये जो है थ्योरी बनी है, लॉ नहीं बनी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया वो आया था डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन। आज भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आनुवंशिक जो थी यानी जेनेटिक्स की बात जो की गई थी कि जो प्रगति के माध्यम से इसका परिकर्षण हुआ और यह आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत के रूप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं इस विकास की जो परिवर्तन समय में सर्वाधिक समानता प्राप्त विकास के सिद्धांत में से एक माना गया। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो थी, कहते हैं एक अंग्रेज विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर 1882 ईस्वी में तक अपना कार्य किया और प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों के आधार पर विकास प्रक्रिया की व्याख्या भी की। वह आज भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास का जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने सुझाव पहला दिया था कि समस्त प्राणी जो है पूर्वजता द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी हम सब जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो साफ शब्दों में बताई थी कि उन्होंने विकास की एक प्रक्रिया जो सुझाई और उसका नाम प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण में से एक बात भी रखती है। डार्विन के अनुसार जो है जीव बड़ी संख्या में संतानित पैदा करते हैं, जो जीव होते हैं बहुत संख्या में जो है संतान पैदा करते हैं, जो जीवित रह सकने वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन सीमित है, अंततः उन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जीव संघर्ष में केवल वही जीव बचे रहते हैं जिनमें लाभकारी अनुकूलन हो चुके होते हैं, यानी जिनमें प्राकृतिक से दो हाथ करने की क्षमता आ गया हो और प्राकृतिक जिन्होंने वर्ण कर चुके हों, यानी प्राकृतिक के रिगार्डिंग अपने आप को ढाल लिए हों, वही प्राकृतिक में बने रह सकते हैं, बच जाते हैं और जनन करते हैं और आगे उनका जीवन जो है चलता है। जबकि हानिकारक अनुकूलन वाले जीव प्रकृति से हटा दिए जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा, क्योंकि कुछ जो होते हैं कमजोर टाइप के जीव होते हैं जो प्राकृतिक में संघर्ष नहीं कर पाते हैं, तो ये जो था वो जीवित सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बात जो उन्होंने बताया था कि जो कमज़ोर होते हैं वो प्राकृतिक में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इस बात के लिए भी उनको जो है बहुत से आलोचकों का जो है बातों का सहन करना पड़ा, फिर जाके जो है इसको एक नया रूप दिया गया, जिसमें जो बताया गया था वो डार्विन के अनुसार जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है वैसे वैसे प्राकृतिक में नए अनुकूलन का जो वर्ण होती रहती है और कई पीढ़ियों के पश्चात एक जाति को दूसरे जाति में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त अभिलक्षण विकसित हो चुके होते हैं ताकि एक नई जाति बन जाए, यानी जाति की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखती है। डार्विन ने विविधता की बात की, लेकिन उन्होंने विविधता के स्रोतों की जानकारी नहीं दी थी। ये बात जो है डार्विन की कमियों में से एक माना जाता है कि उन्होंने विविधता के ऊपर कोई विचारधारा अपना प्रस्तुत नहीं किया था। कहते हैं आधुनिक जो उन्होंने बताया था आधुनिक युग में, यानी आनुवंशिकता के प्रगति के साथ विविधता के स्रोतों की खोज भी हुई और डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के मूल्य सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और उन्हीं के नाम से जो है नया सिद्धांत रखा गया, उसे हम आजकल जो है नव डार्विन या आधुनिक संश्लेषी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी बातें जो थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो थी 5 महत्वपूर्ण तथ्य थी, ठीक है। इसमें पहला तथ्य यही था कि विकास की इकाई जनसंख्या है, यह समष्टि है जिसका स्वयं का अपना जो है जीन पूल होता है और जीन पूल जो किसी भी जनसंख्या के सभी जो विभिन्न जीनों
जीनों का एक समूह के रूप बनाया जाता है। दूसरी बात थी कि किसी भी समष्टि के वस्तु में प्रदर्शित होने वाले जो है वंशागत आनुवांशिक परिवर्तन विकास का जो है आधार माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात थी कि यह वंशागत परिवर्तन अथवा विविधताएं जीनों में जो है गुणसूत्रों अथवा उनके जो है पुण्य योजनाओं में होने वाली छोटे छोटे उप परिवर्तन के कारण ही पैदा होता है। और तीसरी बात जो थी यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणियों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात चौथा बात जो इसमें आई थी उभर के वो ये आई थी कि किसी भी समष्टि की संगठना में जो संगठना होती में होने वाली उसी किसी अनुवांशिक परिवर्तन के कारण होता है, जिसका चयन प्राकृतिक वर्ण द्वारा कर लिया जाता है, यानी प्रकृति स्वयं ही उसको सिलेक्ट करती है, के कारण ही नई जाति जो है बनी रहती है प्राकृतिक में। क्योंकि विविधताओं और प्राकृतिक वर्ण की पारंपरिक क्रियाओं के कारण जो अनुकूल अनुवांशिक परिवर्तन वाली संतान अधिक पैदा होती है, उन्हें विभेदी जनन कहा भी जाता है। और पांचवी और आखिरी बात ये थी कि एक बार विकसित हो जाने पर जनन विलंघन जातियों की विशेषता बनाए रखती है, यानी आगे चल के वो ही प्रोग्रेस होती रहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। Our next topic is elemental force of organic evolution. Friend, the important topic for exam view, evolution is the causal by the action of the force on natural selection of variation. Reproductive isolation keep the species restricted, therefore their elemental force of organic evolution are variation, natural selection and isolation. Okay friend, the three types of organic evolutions is variation, natural selection and isolations. The first is source of organic variation. The variation arises in the individual member of population, and if the variable spread into the population through the differential reproduction by their action of nature and selection. And variation may be occur by mutations, which is the sudden genetical change. It may be a change in the single genes. Genetic mutations or point mutations, or maybe affect many genes, chromosomal mutation. And second is genetic recombinations. What do you mean to genetic recombination? Which occur in a sexually reproducing organism. At every reproduction, their chromosome and thus the genes of their parents mix at the randoms, leading to the zygote formation. And that why the offsprings of same parents are different from each other, as they have a different combination of parental genes. Variation is also brought there about when to the crossing over to the cross due to gametes of formation. The thirdly point is genes flow. Is when to there is a change mixing of genes of closely related species through the sexual reproduction. And fourthly is a genetical drift. Occurs in a small population when a part break off from a large population. Only representatives genes of the large population are present, which undergoes to the change at a right time, and the small population may be involved into a new subspecies or species. दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैव विकास के मूलभूत कारक कौन थे, यानी जैव विकास के जो थे मूलभूत कारक कौन कौन से थे, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, और आपको ये करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बना है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट एग्जामिनर इग्नोर नहीं करता है। जैसे आप जो बच्चों को शेयर करना इग्नोर कर देते हो, तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ी है जो आप जैसा बनेगा कि देखते हैं फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, ये तो था आपकी प्रॉब्लम, हमें तो भाई अपना करना है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जामिनर जरूर इस क्वेश्चन को डालेगा, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं प्राकृतिक, जैसे कि आपने देखा होगा जैव विकास के मूलभूत कारक क्या थे, तो इसके जो है मेन 3 कारक बनते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विविधताओं में चयन प्रक्रिया होने पर विकास होती है, ठीक है, यानी चयन होती है तभी उसका विकास भी होती है, ये मेन बात आती है, क्योंकि नेचर में तो यही होता है। जनन विकलन के कारण जातियों की विशेषता बनी रहती है, यानी इससे क्या होता है, वो जाति जो है सदैव बनी रहती है, ठीक है। इसलिए जैव विकास के मूलभूत कारक जो थे विविधता होती है, प्राकृतिक वर्ण होती है और विलंघन होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है वो आता है जैव परिवर्तन में विभिन्न सूत्र, यानी पहला जो है विविधता।
विविधता जो कि महत्वपूर्ण में से माना गया है। कहते हैं समष्टि के एक सदस्य में जो विविधता उत्पन्न होती है और यदि विविधता अनुकूल होती है तो वो विविधता प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के जरिए होने वाली विभेदित जनन द्वारा जो है पूरी समष्टि में आ जाती है। यानी पूरे जितने भी जेनेटिकल्स में बदलाव हुई है सबके अंदर ये समष्टि आ जाती है, यानी उसके प्रतिकूल। इसको साफ शब्दों में आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई जो है बर्फीली का इलाका में उसके माँ बाप रहना स्टार्ट कर दिए हैं और जो है उसके अनुकूल हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनके बच्चों में भी ये विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साफ शब्दों में आपके लिए हो सकता है। विविधता भी निम्न में से किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कुछ हमें पॉइंट दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर यही बताया गया है उत्परिवर्तन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये एक आकर्मिक अनुवांशिक परिवर्तन होता है जिसके जो उत्तर परिवर्तन एक जीन में परिवर्तन यानी जीन के उपरिवर्तन का बिंदु उत्परिवर्तन हो जा सकता है या कई जीनों के प्रभावित भी कर सकता है। कहते हैं ना कि एक जीन जो है कई जीनों में प्रभावित करके जो है गुणसूत्रों की जो उत्परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इसी जीन को जो है परिवर्तन करके नए जीव की विकास करने के होड़ में लगे हुए हैं, जो आने वाला समय में विनाशकारी भी होगा। ये तो मुझे पहले ही पता है, लेकिन क्या करे, साइंस जो है कभी एक्सपेरिमेंट करना छोड़ नहीं सकती है। उसके पश्चात है अनुवांशिक पुनर्नियोजन। ठीक है, अनुवांशिक पुनर्नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह जनन लैंगिक रूप से जो है पुनरुत्पादन करने वाले जीवों में प्रत्येक बार जनन करने पर होता है, जो युग्मनज निर्माण में माता पिता के गुणसूत्र व इस प्रकार जीन यादृच्छिक रूप से मिलते हैं। इसलिए सामान्य माता पिता की संतान या माता पिता के जीन के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न भिन्न होती है। अर्ध गुणसूत्र के पश्चात युग्म निर्माण के समय जब जीन विनिमय होती है तभी विविधता भी आती है, यानी तभी जो है आनुवंशिकता में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरी बात यहाँ हमारे समक्ष आता है जीन प्रवाह। देखिए, लैंगिक जनन से जो है निकट संबंधित स्पीशीज़ों के जीनों के मिश्रण की संभावना की स्थिति में जीन प्रवाह होती है, तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। उसके बाद आनुवंशिक विचलन। देखिए, आनुवंशिक विचलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं बड़ी समष्टि के अलग हुई किसी छोटी समष्टि में ऐसा होता है। बड़ी समष्टि के केवल प्रतिनिधि जीन ही विद्यमान रहते हैं जिनमें सही समय पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन उप स्पीसीज या स्पीसीजों की छोटी समष्टि विकसित हो जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ गुण जो होता है उसको नेचर में बनाए रखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे। तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।